हेलो अगेन, वेलकम बैक टू चैनल बायो एट फ्ली। तो आज हम कौन सा चैप्टर लेने वाले हैं ये तो पता लग ही गया होगा, है ना। कक्षा 12वीं का तीसरा चैप्टर है ये, है ना। लेकिन दूसरा चैप्टर मैंने अब तक क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसके नोट्स मेरे से अब तक नहीं बने हैं। टू बी रियली ऑनेस्ट, काफ़ी लेंदी बनेंगे उसके नोट्स और काफ़ी वो बोल सकते हो तुम घुमाने वाला चैप्टर है। तो आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ कि मैं इसको ईजी वे में तुम लोगों के लिए लाओ, ठीक है। तो फिलहाल हम यार तुम्हारे इतने तगड़ा इंटरेस्ट का चैप्टर लाए हैं यार, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हाँ, सबको इंतज़ार रहता है इस चैप्टर का, क्यों नहीं रहता। तो शुरू करते हैं ना। तो बिना किसी टाइम के बाय पहले तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे को यार 2-3 सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं पहले से, और वीडियो पे व्यूज़ मतलब 10 आए हैं। अभी मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th का डाला यार। आई एम रियली थैंकफुल, थैंक यू सो मच कि भाई तुम लोग कर रहे हो मेरे लिए कुछ कुछ। बस ऐसे ही प्यार देते रहना। अच्छा, इस पे भी फॉलो कर लेना। हाँ, बात करने के लिए अपना पर्सनल ओपिनियन तुम रख सकते हो। यस, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारे लड़कों के पास होता है, ठीक है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि हमें पता है। लिख लीजिए, कहाँ पर होता है? पेल्विक रीजन में। ये पेल्विक रीजन में होता है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। जो टेस्टिस होते हैं वो हमारे क्या हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स दैट आर पेयर ऑफ टेस्टिस सस्पेंडेड इन अ स्क्रोटम, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में हमारे पास टेस्टिस आते हैं, जो कि कुछ ये चीज़ें हैं, ठीक है। और ये बॉडी से बाहर होते हैं, बॉडी से बाहर होते हैं सस्पेंडेड इन अ स्क्रोटम। क्यों? इसका रीज़न ये है कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनको लोअर टेम्परेचर चाहिए, है ना। किस चीज़ के लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस किसको कहते हैं? मेल गमीट फॉर्मेशन को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो जो इतना क्लियर हो गया अब हमें, स्क्रोटम में है क्या? टेस्टिस सस्पेंडेड इन अ स्क्रोटम बिकॉज 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए हमें। तो हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स देख लिए, जो कि है सिर्फ और सिर्फ पेयर ऑफ टेस्टिस। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में हम देखते हैं तो पेयर ऑफ डक्ट है, जो कि रीटी टेस्टिस से मिलती हैं, फिर वासा इफ्रेंशिया, फिर इपिडिडेमस एंड वासा डिफरेंस, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में भी देखेंगे, और उसके बाद हम एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले आ जाओ यहाँ। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। ये हमें पता चल गया, क्यों? क्योंकि हमें 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए है बॉडी से स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर देखो जरा। यहाँ पे ये हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया है, जहाँ से स्पर्म बनने की शुरुआत होती है। इसके बाद इसमें आगे कुछ कुछ तो होता है जिससे स्पर्मेटोजोआ बनता है, उससे आगे और भी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा ना टेस्टिस के बारे में पढ़ लेते हैं कि टेस्टिस के अंदर है क्या क्या, ठीक है। तो जो हर एक टेस्टिस है उसके अंदर 250 कंपार्टमेंट हैं, जिनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। ईच टेस्टिस हैव 250 कंपार्टमेंट, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अच्छा, अब उस हर एक कंपार्टमेंट में, यानी कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हमारे पास 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसमें कि स्पर्म बनते हैं। ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर दे रखा है हमारे पास, ये वाला, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। और इसमें आप देख पा रहे हो 1 2 3, है ना। क्या है ये हमारे पास? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिनके अंदर क्या बन रहा है? स्पर्म बन रहा है। तो स्पर्म इनके अंदर हमारा बन रहा है। अच्छा, टेस्टिकुलर लोब्यूल में फर्दर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं हमारे पास। अच्छा, अब होता क्या है कि एक टेस्टिस के अंदर
जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं वो लाइंड होते हैं किस तरह, दो तरह के सेल से, ठीक है। जैसे ये है, इसकी जो लाइनिंग हो रखी होगी ऐसे, दो तरह के सेल इस पे आपको मिलेंगे। कौन कौन से? मेल जर्म सेल, जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं, ये वाले, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स यहाँ कहीं देखो दिखा रखा है ये सर्टोली सेल्स हैं। तो ये वॉल पे ही प्रेजेंट होते हैं इनकी। किसकी वॉल पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल जो है वो इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ से लाइंड होती है ना, इन दोनों से। अब क्या होता है, जो सर्टोली सेल्स होते हैं इनका काम होता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ओके, दिख नहीं रहा है। न्यूट्रिशन का काम है इनका, ठीक है। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। अब क्या है, जो रीजन है आउटसाइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी कि ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये भी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये भी एक दिख रहा है, ठीक है। ये वाला जो बीच में एरिया है इसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। इसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स, इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोलते हैं, जिसमें कि इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, जिनको हम लेडिक सेल्स के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं सेल्स को हम लेडिक सेल्स के नाम से जानते हैं, या तो इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल्स, ठीक है। इतना हमको क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स के बारे में, जिसमें क्या क्या आता है। रीटी टेस्टिस आता है, वासा इफरेंशिया आता है, एपिडिडाइमस आता है और वासा डिफरेंशिया आता है, ठीक है। अब हम उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड ईच लोब्यूल कंटेन हाईली कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। ये हमने पढ़ लिया। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल्स। ये भी हमने देख लिया। मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, prostrate and paired bulbourethral glands. Secretion of these glands form the seminal plasma which contains fructose. अब हमें ये देखना है थोड़ा, तो अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं, होता क्या क्या है बेसिकली, डिटेल से देखते हैं। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम लिया है मैंने, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ये हमने पढ़ लिया। कहाँ पर है? ये एक टेस्टिस है, ठीक है। ये एक टेस्टिस हो गया हमारे पास। इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, उनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक। वहाँ स्पर्म बन जाता है और उसके बाद से रीटी टेस्टिस में आ जाता है। रीटी टेस्टिस इज अ नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क जहाँ से इन सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में से आ के स्पर्म इकट्ठे हो रहे हैं। उसके बाद से वो एपिडिडाइमस में कलेक्ट होता है। एपिडिडाइमस में कलेक्ट होने के बाद से वासा इफरेंशिया में जाता है, राइट। वासा इफरेंशिया में आने के बाद से यहाँ से वास डिफरेंस पहुंचता है, यही सेम ट्रैक फॉलो करता है। अच्छा, अब यहाँ तक तो खाली स्पर्म आ रहा है, इसे आप बोलेंगे स्पर्म। अब क्या होगा, जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारे पास 3 ग्लैंड है। कौन कौन से? सेमिनल वेसिकल, ये पेयर्ड है 1 2, बल्बोलिथरल ग्लैंड ये रहे 1 2 पेयर्ड है। एंड यू कैन सी दैट प्रोस्टेट, दिस इज अ प्रोस्टेट। ये एक सिंगल है, इसके ऊपर से ये जा रहा है, बट ये एक सिंगल एंटिटी है, ये इतना जो है, ठीक है। बल्बोलिथरल हमारे पास 2 हो गए, प्रोस्टेट हमारे पास 1 हो गया, सेमिनल वेसिकल हमारे पास 2 हो गए। अब क्या होगा, इन तीनों का सीक्रीशन यहाँ से आते हुए स्पर्म में मिलेगा एंड देन आगे यूरेथ्रा में फॉरवर्ड आगे चला जाएगा, और इसको, इस हिस्से को हम कहते हैं, ओपनिंग को, यूरिथ्रल मीटस, ठीक है। यूरेथ्रल मीटस से वो निकल जाएगा। अच्छा, जो पेनिस का फूला हुआ हिस्सा होता है ये, इसको हम ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। इसके ऊपर जो ये स्किन आती है इसको फोर स्किन कहते हैं। कुछ ट्रेडिशन और रिलीजन में इसको काट दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम सर्कमसीजन बोलते हैं। इस स्किन को काट के साइड हटा देना फॉर हाइजीन पर्पस सर्कमसीजन कहते हैं। तो ये हमारे सामने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसका एक्सटर्नल जेनिटिलिया और उसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दैट इज पेयर ऑफ डक्ट एंड एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, है ना, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और है कि सेमिनल प्लाज्मा जो होता है उसमें फ्रक्टोज होता है। अच्छा, कभी जैसे ये रेप वेप की घटना हो जाती है तो पता है कैसे होता है टेस्ट? बेसिकली जो विक्टिम होता है ना,
उसके पास से फ्रक्टोज की कुछ चेकिंग करी जाती है, और अगर फ्रक्टोज टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो पता लग जाता है। ह्यूमन बॉडी में कहीं फ्रक्टोज नहीं है, कहीं भी फ्रक्टोज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, सेमिनल प्लाज्मा में ही फ्रक्टोज मिलेगा। इन सब की सेक्रेशन मिलेगी किसके साथ, प्लस स्पर्म के साथ, तब जाके हमारा सेमिनल प्लाज्मा मिलेगा। ठीक है, एम आई ऑल क्लियर? अब हम आगे चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, पेयर ऑफ ओवरीज। जो ये ओवरीज हैं ये इनका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। बेसिकली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता क्या है, जो कि गमीट बना रहा है, गमीट फॉर्मेशन कर रहा है, वो हमारा प्राइमरी सिस्टम है। ठीक है, या ऑर्गन है या सिस्टम है, वो हमारा प्राइमरी इसलिए है क्योंकि वो गमीट्स बना रहा है। अच्छा, सेकेंडरी कौन है, जो कि डक्ट सिस्टम है, जो कि कंडक्ट करवा रहा है, जो कि पहुंचाने में मदद करवा रहा है, उसका और कोई भी रोल नहीं है। या फिर एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया मतलब जो बाहर से दिख रहा है, बाहरी बनावट। ठीक है, उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बाहरी बनावट कैसी है। मेमरी ग्लैंड्स क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दे आर ग्लैंड्स विच आर यूज टू बेबीज। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम यहाँ से फीड करवाते हैं। ठीक है, एक आउटलुक अब हमने ले लिया है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज ओवरी। ओवरी के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ओवरी, इसका साइज क्या है, 2 to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ये कहाँ है, ये भी पेल्विक वॉल में है, ये भी पेल्विक वॉल में है और अटैच्ड होती है। ठीक है, यूट्रस के पास, ये हमारी यूट्रस है, ये पेल्विक वॉल है सारी। ठीक है, लोअर एब्डोमेन इसको आप बोल सकते हो, और ये उससे भी फिर आगे लोअर एब्डोमेन हो जाता है, और यहाँ अपना टांगे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या है, यूट्रस है, ये यूट्रस के पास ये पेल्विक वॉल हो गई सारी, इसके पास ये देखो ये रही ओवरी, और अटैच किससे होती है जी, ये होती है अटैच बिल्कुल थिन लिगामेंट से, बाय लिगामेंट्स अटैच्ड है ये बाय लिगामेंट्स। अच्छा, अब जितनी भी ओवरी है इनका जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है, यानी कि अंदर इनके जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है वो 2 जोन्स में होता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। ठीक है, अब आप यार 11th में फिजियोलॉजी पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगा, एज लाइक किडनी में भी बाहर ऐसे ही होता है ना, जो आउटर होता है हमारे पास वो कॉर्टेक्स होता है, जो इनर होता है वो मेडुला होता है। तो सेम इन दैट वे यहाँ पे पेरिफेरल कॉर्टेक्स है और इनर मेडुला है। राइट। अच्छा, अब इसके बाद से अगर हम फीमेल ऑर्गन को और देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फेलोपियन ट्यूब्स आती हैं। दीज आर फेलोपियन ट्यूब्स, दीज आर फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, अच्छा ये कितने लंबी हो सकती है, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती है। ईच फेलोपियन ट्यूब विल बी 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक, इन्फेंडिबुलम, एम्पुला, इस्थीमस। इस्थीमस जो पार्ट है वो हमारे पास बिल्कुल यूट्रीन वॉल के पास है, बीच में एम्पुला है जो कि वाइडर पार्ट है, और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है हमारी मेन, और यहाँ पे है इस्थीमस, और यहाँ पर है इन्फेंडिबुलम, जिसके आगे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, ये कुछ फिम्बरे लगे हुए हैं, फिम्बरे टू कलेक्ट एग फ्रॉम ओवरीज। ठीक है, इतना अभी हमने समझ लिया है। ठीक है, अब शेप ऑफ यूट्रस पे आते हैं हम लोग। अगर तो जो यूट्रस की शेप है वो कैसी है, इन्वर्टेड पियर जैसी। पियर एक फ्रूट होता है, ठीक है, नाशपाती, उसकी जैसी है, देखो घूमी हुई सी। राइट, एंड इतना जो हमारे पास हिस्सा है ये हमारा वेजाइनल ट्रैक है, ये हमारा यूट्रस है, और इसके बीच में एक हिस्सा होता है। जैसे ही वेजाइना से हम आगे चलते हैं यहाँ पर हमको सर्विक्स मिलता है, यहाँ पर हमें सर्विक्स मिलता है। इट इज़ काइंड ऑफ अ स्पिंक्टर दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, ये मसल से रेगुलेटेड है। और ये किस काम का है हमारे, कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है एक, तो ये बेबी को बाहर आने से रोकता है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग मसल होती है। अच्छा, सर्विक्स से ऊपर यूट्रस तक, यहाँ तक, इस बीच वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, सर्वाइकल कैनाल। अच्छा, अब ये जो सर्वाइकल कैनाल है अलॉन्ग विद वेजाइनल कैनाल, ये क्या करती हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ ये दोनों कंबाइन होके, जैसे अभी इतना है ना, ये इतने ओपन हो जाते हैं भाई कि यहीं से बर्थ होता है, एक बेबी इसी जगह से बाहर आता है। ये टुगेदर सर्वाइकल कैनाल, वेजाइनल कैनाल मिल के बनाती है हमारे पास बर्थ कैनाल।
ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम 3 लेयर ऑफ टिश्यूज देखते हैं वॉल ऑफ यूट्रस की। तो यहां पे हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये हार्मोन्स भी बनाती हैं। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम व्हिच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा व्हिच इज डिवाइडेड इनटू अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेडुला, ये मैंने आपको अभी पढ़ाया, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि ये मेडुला है, इनर मेडुला, और आउटर में हमारे पास ये कॉर्टेक्स है, ठीक है। ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। अच्छा, ये काम की चीज़ है कि इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, ठीक है। ये हमें उसमें पढ़ा है हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में। यू नो वेरी वेल कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम क्या होता है। इससे आगे हमने क्या देखा, ये यूट्रीन फंडस है, ये यूट्रीन कैविटी है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, राइट। ये इस्थीमस है, बीच में वाइडर पार्ट इज एम्पुला, यहाँ पे इन्फिंडिबुलम है, इन तीनों को मिला के फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इन्फिंडिबुलम के बाद फिम्ब्रे है जो कि ओवरी से एग सीधा रिसीव करके यहाँ ले जाता है एम्पुला में जहाँ की फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये सर्विक्स है, ये सर्विकल कैनाल है, राइट। और उसके बाद से ये वेजाइना है, यहाँ पे वेजाइनल कैनाल है, ये दोनों मिल के बर्थ कैनाल बनाती हैं। यूट्रस की 3 लेयर होती हैं। आउटर मोस्ट इज पेरीमेट्रियम, मिडल मोस्ट इज मायोमेट्रियम, एम से मिडल, एम से मायोमेट्रियम, ठीक है। पी से परे, परे मतलब अरे साइड, बाहर, परे हो जाओ ऐसे बोल देते हैं ना हम लोग। तो परे से पेरीमेट्रियम, एंडो मतलब अंदर, यानी कि सबसे इनर मोस्ट लेयर ये वाली, ये जिसमें फोल्डिंग्स दिख रही हैं, ये हमारे पास एंडोमेट्रियम है। अब हम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बात करेंगे और उसके बाद से मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में भी बात करेंगे। हमारे पास मॉन्स प्यूबिस है जो कि कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज है, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ये सबसे अपर मोस्ट पेयर होता है। लेबिया मेजोरा है जो कि फ्लैशी फोल्ड है दैट सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, ये बिल्कुल वेजाइनल ओपनिंग पर होता है, ठीक है। लेबिया मनोरा है दैट इज पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा, इसके नीचे माइनोरा होगा बेसिकली, ये इसको करेक्ट कर लो, ये माइनोरा है। लेबिया मेजोरा के नीचे माइनोरा होता है। एंड द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन पार्शियली कवर्ड, है ना, ओपनिंग ऑफ वेजाइना पार्शियली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। हाइमन इज अ प्रोटेक्टिव लेयर यू कैन से, ठीक है। ये फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद चली जाती है। टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया मेनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ कैसा होता है। समथिंग लाइक दिस होता है, ठीक है। सबसे ऊपर ये मॉन्स प्यूबिस हो गया, यहाँ पे प्यूबिक हेयर भी आ जाते हैं इतने एरिया में। उसके बाद से ये जो हमारे पास है एक फ्लैशी टिश्यू होता है ये वाला, जिसको हम लेबिया मेजोरा बोल देते हैं। इसके अंदर इनसाइड यहाँ पर होता है लेबिया माइनोरा। उसके बाद से ये हमारे पास ओपनिंग है किसकी, ये हमारे पास वेजाइनल ओपनिंग है। वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट ऊपर यूरेथ्रल ओपनिंग होती है जहाँ से यूरिन आता है, और इसके जस्ट ऊपर एक जो बताया जा रहा है क्लाइटोरिस होता है, ठीक है। इन दोनों लेबिया मेजोरा और माइनोरा के ऊपर साइड यहाँ पर एक क्लाइटोरिस होता है, ठीक है। और ये सारा फैटी कशन टिश्यू होता है इसके आउटसाइड, जिसको हम बोलते हैं वल्वा। The tiny finger-like projection present at the upper junction of 2 labia have the urethral opening is called clitoris. ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अगर if we talk about what memory glands, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है थोड़ा सा देखते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स क्या है, हमारे पास पेयर्ड स्ट्रक्चर हैं जो कि कंटेन करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू किस लिए काम आते थे, ये सारा चैप्टर 7 का है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 11th में ग्लैंडुलर टिश्यू सिक्रीशन में काम आते थे, याद तो है ना, नहीं है तो कर लो। एंड वेरिएबल फैट्स, इसमें फैट होता है, सही बात है ये बिल्कुल। ईच ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन्स 15 से 20 memory lobes containing alveoli that secrete milk, memory ducts join to form memory ampulla, ठीक है। तो
तो इसमें हमने ये पढ़ा है। इसके बारे में भी मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के यहाँ आउटलुक देता हूँ। सपोज कि एक ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, बेसिकली ब्रेस्ट होती है ना, ये हमारे पास होगी ब्रेस्ट। इसमें क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं अंदर, जैसा कि हमने अभी पढ़ा ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं इसके अंदर, और साथ में फैट भी है। अच्छा, अब क्या है, इसके अंदर 15 से 20 मैमलरी लोब्स हैं, कुछ इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है वो सारे, वो मैमलरी लोब्स हैं। ठीक, अंदर इस तरीके से मैमलरी, अंदर इस तरीके से मेमोरी लोब्स हैं जो कि आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, मेमोरी डक्ट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे है, मान लीजिए वो मिलके आपस में मेमोरी डक्ट बना देंगे। मेमोरी डक्ट आगे जब जॉइन होता है तो वो एक काफ़ी वाइडर एम्पुला बनाता है, जिसे हम कहते हैं मेमोरी एम्पुला। एम्पुला मतलब जॉइनिंग, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जॉइन हो रही है। अब एम्पुला जो है वो आगे लेक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, जो कि लेक्टिफेरस डक्ट जो है वो सीधा जाता है और एक्सटर्नल जगह जहाँ पे एक निप्पल होता है जिसके थ्रू बेबी मिल्क ले लेता है, यहाँ तक जाता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है किसका, हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स का। आई होप आपको समझ आ गया है। अब हम गमीटोजेनेसिस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट इन टेस्टिस एंड ओवरी रिस्पेक्टिवली, यानी कि मेल का गमीट टेस्टिस में बनेगा, जैसा कि हम देख चुके हैं। फीमेल का गमीट, मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, फीमेल्स में oogenesis होता है। अब हम एक एक करके इन्हीं प्रोसेसेस को देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। हमारे पास स्पर्म क्या है, हमारे पास मेल गमीट, राइट, मेल गमीट स्पर्म है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक टेल होती है, इसमें हमारे पास एक टेल होती है। टेल से ऊपर इसकी बॉडी है, बॉडी बोल सकते हैं हम इसको, जिसमें कि मिडल पीस है और माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है यार, इतना तो पता ही है हम सबको। द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये भी तो एक स्पर्म सेल ही है ना। इसके अंदर देखो कैसे है माइटोकॉन्ड्रिया, इस अरेंजमेंट में होता है, इस अरेंजमेंट में होता है। ठीक है, स्विमिंग। अच्छा, आप लोगों को एक बात पता है, अब तक हम सोचते थे कि स्पर्म की हेड है, ये बॉडी है और ये टेल है, तो ये इसको ऐसे 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 हिला के आगे बढ़ता है। लेकिन नहीं, ये अपने हेड से लेकर पूरी बॉडी और टेल के साथ इस तरीके से घूमता है आगे की तरफ, रोटेट करता है अपनी ही एक्सिस में, ऐसे 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 ऐसे, उससे ही आगे बढ़ता है। भाई ये स्टडी अभी अभी आई है, एनसीईआरटी में अपडेट नहीं हुई है, बस ये मैं तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे ऊपर टिप पे होता है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसमें कि जिसके बाद ये जो टिप के अंदर का मटेरियल है इसे हम बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम से नीचे ये हेड वाला जो मेन रीजन है, इसके अंदर है न्यूक्लियस, जिसमें क्या है क्रोमोसोमल मटेरियल, जो कि इसका डीएनए एंड ऑल कैरी कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहा है। नेक है, नेक से नीचे मैंने आपको बता दिया, ये मिडल पीस है या बॉडी बोल सकते हो आप इसे, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है और ये टेल है। इज़न्ट दैट सिंपल। आगे चलते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में थोड़ी सी बातें यहीं क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो नाउ वी आर टेकिंग व्हाट, वी आर टेकिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। इसमें सबसे पहले क्या होगा, प्यूबर्टी में ये शुरू होता है। जैसे ही एक मेल, एक बच्चा, एक आदमी प्यूबर्टी में अपने पहुंचता है, उसके साथ होता क्या है, GnRH एक हार्मोन है जिसको आप बोलते हो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इसके सिग्निफिकेंट इंक्रीज के बाद से उसके टेस्टिस के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया मैंने आपको पीछे दिखाए थे, लेट मी शो यू अगेन, जो स्पर्मेटोगोनिया हमने आपको दिखाए थे, ये इनएक्टिव स्टेट में पड़े होते हैं। इनएक्टिव स्टेट में ये आपके पास पड़े होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक तरफ हमारे पास होता है LH हार्मोन हमारा एक्टिव हो जाता है, जो कि कहाँ एक्ट करता है, ये एक्ट करता है लेडिग सेल पे। लेडिग सेल्स मैंने आपको बताया था कहाँ हैं, राइट। ये क्या करते हैं, ये सिंथेसिस करवाते हैं और एंड्रोजन रिलीज करवाते हैं। एंड्रोजन रिलीज कराते हैं, जिसको एंड्रोजन को हम मेल हार्मोन के नाम से जानते हैं। और FSH जो होता है वो एक्ट कर रहा होता है सर्टोली सेल पे। ठीक है, GnRH के बढ़ने से क्या क्या होगा, GnRH के बढ़ने से एक तरफ तो LH रिलीज होगा जो कि लेडिग सेल पे काम करेगा, दूसरी तरफ FSH का रिलीज होगा जो कि सर्टोली सेल पे काम करेगा। सर्टोली सेल्स पे वो क्या काम करेगा, बेसिकली वो सर्टोली सेल्स को बोलेगा कि भैया अब अपना आगे का प्रोसेस शुरू करा जाए,
है ना, सर्टोली सेल को बोलेगा कि स्टिमुलेट करो किस चीज़ को, सिक्रीशन करो फैक्टर्स का करो जो कि हेल्प करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस में, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब आप पूछोगे जी स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। अच्छा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जब हो रही होती है ना पूरी, जिसमें मेल गमीट बनता है, तो उसमें क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होता है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या बन रहा है हमारे पास, है ना, ये बताना इंपॉर्टेंट है। तो इतना याद रखो, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, इसमें होगी माइटोसिस। ठीक है, अच्छा, जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ये डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड यानी कि इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर 46 2n है तो 1n क्या होगा, सिंगल n क्या बनेगा, 23, राइट। हमें इसमें 23 क्रोमोसोम्स, सॉरी 23 क्रोमोसोम्स हमें इसमें लाने हैं, राइट। तो स्पर्मेटोगोनिया की सबसे पहले हम क्या कराते हैं, माइटोसिस कराते हैं। माइटोसिस करने से 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। ठीक, स्पर्मेटोसाइट 1 डिग्री बन गया। उसके बाद से इसमें फिर आगे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है, मियोटिक, ये याद रखना है। उसके बाद से वो 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट्स बन जाता है, राइट। इसके बाद से इसमें एक और मियोटिक डिवीजन होती है, सेकेंड मियोटिक, एंड वो स्पर्मेटिड बन जाता है, स्पर्मेटिड बन जाता है। स्पर्मेटिड की फर्दर डिफरेंशिएशन से स्पर्म बन जाता है। ठीक है, इतना समझ आया आप लोगों को, ये आपको समझ आया, दैट इज वेरी गुड। अच्छा, अब हम आगे देख लेते हैं तो होता क्या है। जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है तो जो हमारा ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमने पढ़ा है, ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन जाता है और आगे जाके 4 इक्वल स्पर्मेटिड बनाता है। यानी कि जो स्पर्मेटिड बने हैं ये 4 बनते हैं और ये हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर के होते हैं। यानी कि ये आपके बनेंगे एन एन एन, यानी कि 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम। आगे इन्हीं का डिफरेंशिएशन होकर क्या बनता है, हमारे पास स्पर्म बन जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गई, हैप्लॉइड हो गए ये लोग यहाँ पे, जो कि बाद में स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बन रहा है। स्पर्मेटिड से तो ये वाला जो प्रोसेस है, जो स्पर्म बन रहा है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का प्रोसेस है हमारे पास, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, और जिसमें जब स्पर्म बन गया, जब स्पर्म फाइनली रिलीज हो रहा है, कहाँ से, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होगा, तो उसको हम कहेंगे स्पर्मिएशन। अब आपको ये ध्यान रखना है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना और स्पर्म से आगे निकल कर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जाना, और फिर आगे फर्दर हमें पता है वो कैसे कैसे जाएगा, लोब्यूल्स में जाएगा, रीटी टेस्टिस में जाएगा, वासा डिफरेंशिया में जाएगा, करते कराते वो कहाँ कहाँ पहुँचेगा। लेकिन जो वो स्पर्म निकल के टेस्टिकुलर, सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जा रहा है, उसको हमने क्या बोला, स्पर्मिएशन बोला। ठीक है, अच्छा, जो एफएसएच हमारे पास रिलीज होता है वो सर्टोली सेल्स को बोलता है कि फैक्टर रिलीज करो, हम ये पढ़ रहे थे। और वो फैक्टर क्या करता है, हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। अब हमने स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ लिया, यानी कि जो एफएसएच और सर्टोली सेल ने फैक्टर जो निकाला वो कहाँ हेल्प करेगा, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाने में वो हमारी हेल्प करेगा। ठीक है जी। अब जो स्पर्म का हेड होता है हमारे पास, वो मैंने आपको बताया कि उसके पास इलोंगेटेड न्यूक्लियस है, इसके पास हमारा इलोंगेटेड न्यूक्लियस है जो कि बहुत हाईली कॉइल्ड हो रखा होता है। इतना हम समझ गए। अच्छा, एक ह्यूमन मेल जब इजेक्शन करता है, जब एक ह्यूमन मेल इजेक्शन करता है तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार में बाहर आते हैं। अच्छा, अब ये भी बात में पॉइंट लिख देता हूं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स इन एन इजैकुलेशन। अच्छा, अब प्रॉपर और अच्छी फर्टिलाइजेशन फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी हमारे पास क्या होना चाहिए, 60% जो स्पर्म्स हैं जो निकले हैं, राइट, वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। नॉर्मल शेप, मतलब ये नहीं होना चाहिए पूंछ छोटी है ना, या पूंछ बहुत ही ज़्यादा बड़ी है वो चल ही नहीं पा रहा, नॉर्मल शेप साइज होना चाहिए। एंड जो 40% स्पर्म्स हैं हमारे पास, 40% स्पर्म्स, उनके पास विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। विगरस मोटिलिटी मतलब बहुत तेज भागने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वो डीएक्टिवेट होने से पहले ओवा तक पहुंच पाएंगे, राइट।
अब ये हमारे पास हो गया है पूरा गमीटोजेनेसिस ऑफ मेल्स। किसी को कोई डाउट, कोई पॉइंट लग रहा हो कि नहीं है तो फिर से एक बार देखो, मैंने ढंग से ही एक्सप्लेन आपको करा है, और अगर मेरी कहीं गलती रही है तो आप कमेंट में बताना ज़रूर। अब हम लोग oogenesis या फिर फीमेल गमीटोजेनेसिस का प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। oogenesis, राइट। oogenesis कहाँ है? ये है फीमेल गमीट। फीमेल गमीट बनाने का तरीका है। फीमेल गमीट क्या है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इट इज ओवम, राइट। ओवम है क्या? फीमेल गमीट। तो oogenesis का जो प्रोसेस है, आपको पता है कि फीमेल में ये जो गमीट फॉर्मेशन है, गमीटोजेनेसिस है, कब से शुरू हो जाता है? स्टार्ट्स फ्रॉम फीटल लाइफ। यस यस यस, फीटल लाइफ, यानी कि जब वो अपने माँ के पेट में होती हैं, जभी से उनका oogenesis का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या पूरा प्लॉइडी भी देखेंगे। प्लॉइडी यानी कि उसमें क्रोमोसोमल क्या है, नंबर, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, और उसकी स्टेजेस भी देखेंगे अभी वो कहाँ हैं। पहले हम शुरू करेंगे कहाँ से? फीटल से। फीटल के बाद से हम बर्थ एंड चाइल्डहुड देखेंगे, उसके बाद से हम प्यूबर्टी देखेंगे। ठीक है, ठीक है जी। फीटल स्टेज में हमारे पास बेसिकली होता क्या है? जिस टाइम एक फीमेल फीटस में होती है, एम्ब्रियोनिकल स्टेज में होती है, उसके पास एक oogonia होता है जो कि 2n होता है विद 46 क्रोमोसोम। ये अंदर ही अंदर डेवलप हो जाता है। अच्छा, फीटल तो हम ये सब, सॉरी, oogenesis तो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग सिर्फ फीमेल गैमीट के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी होता है, वो इससे ही कनेक्टेड है, लेकिन हम उसको कहाँ पढ़ेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम उसको ढंग से पढ़ेंगे, जो कि हमें यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, राइट। उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास आई थिंक वही है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें पहले ओवम बनाना है। वो कैसे बना? शुरुआत हुई फीटल से, कैसे? oogonia से। ये था 2n, ठीक है। oogonia की आगे होती है माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीज़न, यानी कि आगे बनेंगे हमारे पास दो चीज़ें बन गई, ठीक गई, जो कि आगे डिफरेंशिएट करेंगी। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत ग्रो होके आगे थोड़ा सा और बढ़ जाएंगी, और वो क्या बनाएंगे हमारे पास? प्राइमरी, यानी कि 1 डिग्री oocyte। प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री oocyte वो हमारे पास बनाएंगी। और ये जो है, ये अंदर ही, ये फीटल लाइफ में हो रहा है, ये क्या करेगी? मियोसिस 1। मियोसिस 1 करेगी। ये मियोसिस 1 इज, यू नो, नॉट अ रिडक्शनल डिवीजन, इट इज़ एन इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। तो ये मियोसिस 1 शुरू जरूर करेगी, लेकिन उसकी डिप्लोटीन फेज में अरेस्ट हो जाएगी, रुक जाएगी, अपने आप को सस्पेंड कर देगी। तो ये जो प्राइमरी oocyte है, अब ये यहीं का यहीं रुक गया है। और जब एक फीमेल का बर्थ होता है, ये जब भी वहीं होता है। चाइल्डहुड जो बीतता है उसमें भी ये जब भी वहीं होता है। अच्छा, अब बात आती है कि इस प्राइमरी oocyte का होगा क्या? अब जब ये प्यूबर्टी में आएगा, प्यूबर्टी में अब जब ये आएगा और सर्टेन हार्मोन्स मिलने पे, जिन हार्मोन्स का डिस्कशन हम आगे यहाँ पे करेंगे, FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब मिलने से प्यूबर्टी में, कहाँ पर? प्यूबर्टी में जब इसको बढ़ावा मिलेगा तो क्या होगा? ये जो हमारे पास प्राइमरी oocyte था, जो कि यहाँ से यहाँ चलता आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जिस समय ये फीटस में होता है और ये प्राइमरी oocyte बनता है, तो उस टाइम ये यार 6 से 8 लाख होते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ आते 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 3 लाख रह जाते हैं। और बर्थ से चाइल्डहुड का ये वाला जो टाइम है, इसमें आते आते जब प्यूबर्टी होती है तो ये 60 से 80 हज़ार रह जाते हैं बस, ठीक है। ये इतने कम हो जाते हैं, यानी कि ये डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, राइट। तो ये चीज़ हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि इस प्राइमरी oocyte के साथ होगा क्या। बेसिकली जैसे ही ये प्यूबर्टी में आएगा और फिर से ये मियोसिस 1 इसकी कंटिन्यू होगी। मियोसिस 1 कंटिन्यू होने से यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास? सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई, सेकेंडरी oocyte बनेगा। अच्छा, सेकेंडरी जो oocyte है वो आगे मियोसिस 2 भी करेगा, लेकिन कब? जब उसमें आके स्पर्म फ्यूज होगा। स्पर्म जब तक फ्यूज नहीं होता है, वो सेकेंडरी oocyte ही रहेगा। ये हमारा मेन है। और जब स्पर्म आ जाता है और उससे फ्यूज हो जाता है, तब जाके वो फिर डिफ्रेंशिएट होता है और ओवम बनाता है। और जो स्पर्म के अंदर का जेनेटिक मटेरियल है, वो ओवम से ही
वो ओवम से ही अगेन क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जब भी सेकेंडरी oocyte बना, जब भी एक भाई देखो मियोसिस हुआ, इक्वेशनल डिवीजन है, इसके दो पार्ट बने होंगे, एक ये बना तो एक ये बना, इक्वेशनल है, लेकिन एक यहाँ पे बहुत छोटा सा बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, ठीक है। और यहाँ भी जब मियोसिस 2 होता है ओवम बनने के लिए, यहाँ भी एक पोलर बॉडी बनती है, इसको हम प्राइमरी पोलर बॉडी बोलते हैं या फर्स्ट पोलर बॉडी, इसको हम सेकेंडरी या सेकेंड पोलर बॉडी बोल देते हैं। अच्छा, ये क्यों बन रही है भाई? अब ये इसलिए बन रही है कि ओवम में हमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं, ओवम में हमें ज़्यादा बड़ा सेल, इसीलिए मियोसिस का रूल फॉलो करने के लिए हम इक्वेशनल डिवीजन करा रहे हैं, यानी कि चीज़ें तो दो ही बना रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल हम बांट रहे हैं। यहाँ ये 2n था, प्राइमरी भी 2n था, ठीक है, और प्राइमरी 2n था, तो अब हमें आगे 2n तो नहीं चाहिए ना, यानी कि 46 क्रोमोसोम हमें टोटल नहीं चाहिए। स्पर्म 23 लेकर आ रहा है, तो ओवम के पास भी 23 होने चाहिए, ये 23 मिला के 46 बनाएंगे, दैट इज ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इसीलिए सिर्फ इस क्रोमोसोम के नंबर को घटाने के लिए ये पोलर बॉडीज बनती हैं, और यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अनइक्वल होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म सारा यहीं रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल कम होता है। तो लास्ट में जो हमारे पास ओवम बनकर आता है वो सिंगल एंड बनकर आता है। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में एक चीज़ देखी थी कि जो स्पर्मेटोगोनिया एक था 46 क्रोमोसोम वाला, उससे हमारे पास 4 स्पर्मेटिड यानी कि 4 जगह अलग अलग हैप्लॉइड स्पर्म बने थे या स्पर्मेटिड बने थे, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास प्राइमरी oocyte एक से सिर्फ एक ओवम बन रहा है। दिस इज योर कंप्लीट oogenesis। लास्ट में हमारा ओवम बन गया है, और ओवम या प्राइमरी oocyte या सेकेंडरी oocyte ये सब किसके अंदर हो रहा होता है, ये सब ओवरी के अंदर हो रहा होता है, यहाँ पे देखो, और ये सब एक फॉलिकल के अंदर हो रहा होता है। इस फॉलिकल की स्टडी अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में करेंगे, जिसको हम फॉलिकुलर साइकिल कह सकते हो या फॉलिकुलर डेवलपमेंट। तो आई होप ये आपको समझ में आया है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा पॉइंट हमारे पास जो है कि पहली मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी में शुरू होती है। आप 12th में हो, मैं आपको थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल का आइडिया चैप्टर 1 में दे चुका हूँ, ठीक है। कहाँ शुरू होती है? प्यूबर्टी में शुरू होती है प्राइमेट्स में, और इसकी स्टार्ट को हम लोग मेनार्क कहते हैं। बिल्कुल बेस बता रहा हूँ आपको, मेनार्क। और जब ये एंड होती है तो उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं, जो कि अप्रॉक्स 50 ईयर्स की एज में होता है, और ये जो मेनार्क है ये 12 ईयर्स ऑफ एज में हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्राइमरी फॉलिकल है ओवरी में वो फुली ग्रो करता है और वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, जैसा कि मैं ये दिखाता हूँ आपको। अभी हम क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे ओवेरियन इवेंट्स। उसमें क्या है, प्राइमरी जो है डेवलपिंग जो है वो बनाता है मैच्योर फॉलिकल, और इस मैच्योर फॉलिकल के साथ साथ एंडोमेट्रियम भी बननी शुरू हो जाती है। ये हमारी एंडोमेट्रियम है, ये यूट्रीन इवेंट्स हम देख रहे हैं, ठीक है। एंडोमेट्रियम बननी शुरू हो जाती है। तो जो मैच्योर फॉलिकल है और एंडोमेट्रियम है वो साथ साथ चल रही हैं। अब 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 30 दिन की होती है, जैसा कि हम इस ग्राफ में देख पा रहे हैं, राइट। पहले से लेकर चौथा 5वां दिन मेंसेस जिसे कहते हैं हम, ब्लीडिंग फेज जो है वो होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। उसके बाद से प्रोलिफेरेटिव या फॉलिकुलर फेज, कि जब प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल में चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज। 14th डे को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब मैच्योर फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। मैच्योर फॉलिकल एक मान लीजिए ओवम या oocyte को कंटेन करने के लिए एक शेल है, ठीक। जैसे ही ओव्यूलेशन के टाइम क्या होता है, LH हार्मोन का सर्ज होता है, यानी कि LH हार्मोन पीक पर आता है और ईस्ट्रोजन हार्मोन भी पीक पर आता है। ये जितना भी हमारे हाथ में हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये हार्मोन कंट्रोल्ड है, ठीक है। मेंसेस जिस टाइम हो रहे होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों इक्वल बने हुए हैं, ठीक। उसके बाद से जब एंडोमेट्रियम बनने लगती है, ये देखिए, तो उसी टाइम एस्ट्रोजन बढ़ने लगता है और प्रोजेस्टेरोन रिमेन्स द सेम स्टिल।
लेकिन जब एंडोमेट्रियम बनने लगती है तो हमारे पास LH और FSH धीरे धीरे दोनों बढ़ने लगते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। और 14th डे आते आते जब LH का बिल्कुल पीक आ जाता है अलॉन्ग विद FSH, तो जब ये पीक आता है ओव्यूलेशन हो जाता है, जिसमें कि मैच्योर फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है और वो फिर वेट करने लगता है कि कोई आएगा और मुझे मैच्योर करेगा या फर्टिलाइज करेगा। अच्छा, अब जो मैच्योर फॉलिकल था उसमें से जब सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया है तो वो बन गया है कॉर्पस लूटियम। ठीक, कॉर्पस लूटियम का क्या काम होता है? कॉर्पस लूटियम सीक्रीट प्रोजेस्ट्रॉन राइट, और ईस्ट्रोजन को वो कम कर देता है, प्रोजेस्ट्रॉन को वो बढ़ा देता है, जिससे कि हमारी जो एंडोमेट्रियम है वो और अच्छे से ग्रो होकर और थिक हो जाए, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर ले। किसके लिए? प्लेसेंटेशन के लिए। तो जब वो अपने आप को प्लेसेंटेशन के लिए फिक्स करता है और उसके बाद से नहीं कुछ भी आता है, तो अब आप देखिए जो प्रोजेस्ट्रॉन एकदम से बढ़ा था कॉर्पस लूटियम के लिए, रिग्रेसिंग कॉर्पस लूटियम आगे चलते चलते जब कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होने लगता है 28th डे पर या 25th 27 28th डे, इस वाली लाइन पे आगे, तब हमारे पास प्रोजेस्ट्रॉन भी कम हो रहा है, राइट। अच्छा, अब ये जो हमारे पास प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ने वाला फेज है आफ्टर ओव्यूलेशन, कॉर्पस लूटियम जो कर रहा है, इसको हम लूटियल फेज या फिर सिक्रीटरी फेज कहते हैं। अब इतना याद रख लो ना, कॉर्पस लूटियम, और कॉर्पस लूटियम जहाँ पे है और वो प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ा रहा है उसको हम लूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज बोल रहे हैं। उसमें हमारी एंडोमेट्रियम बढ़ रही है, ईस्ट्रोजन घट गया है, प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ रहा है, क्योंकि वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने में मदद करता है। ठीक है, और एंडोमेट्रियम क्यों बढ़ रही है? फॉर अ प्रेगनेंसी, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, राइट। अब जब यहाँ पे 25th 27th डे तक भी कुछ नहीं होता है, कोई स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज नहीं करता है, तो ये एंडोमेट्रियम ब्रेक होने लगती है। और अगेन से क्या होता है कि ईस्ट्रोजन की मात्रा अगेन बढ़ने लगती है, प्रोजेस्ट्रॉन की घटने लगती है, उसी से अगेन मेंसेस शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ईस्ट्रोजन बढ़ने से एंडोमेट्रियम श्रेड होना शुरू हो जाती है और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों ही आगे जाके फिर रेगुलेट हो जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऊपर FSH और LH भी कुछ अपना कमाल करते हैं। LH और FSH के पीक से ओव्यूलेशन होता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। लेकिन जब हमारी एंडोमेट्रियम फुली डेवलप हो रही होती है तो प्रोजेस्ट्रॉन के साथ थोड़ा थोड़ा LH भी बढ़ रहा होता है, लेकिन जब एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है तो FSH भी देखिए कम हो रहा है। तो ये हमारे पास हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल थी। ठीक है, तो जो नॉर्मल हमारे पास साइकिल होती है वो 28 से 30 दिन की होती है, और अगर यहाँ पे जो ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte निकला है, ये अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल नेक्स्ट मंथ नहीं आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। इसका मतलब है कि ये प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। अच्छा, जो अब हमारे पास फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन में आपको बता चुका हूँ एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब में होता है ना। आगे हमें अब फर्टिलाइजेशन ही पढ़ना है। तो फर्टिलाइजेशन में बेसिकली हमारे पास क्या होगा? प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन है। ड्यूरिंग कोइटस या कोपुलेशन, या जिसको हम कॉमन भाषा में SEX कहते हैं, उसमें क्या होता है? सीमन रिलीज इनटू वेजिना। ठीक है, सीमन जो होता है वो वजाइनल ट्रैक में रिलीज हो जाता है, और जो मोटाइल स्पर्म होते हैं वो स्विम करते हैं रैपिडली टू रीच द जंक्शन ऑफ इस्थीमस एंड एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। वहाँ जाके वो स्पर्म वेट करते हैं, और वहाँ पे अगर ऑलरेडी अगर वहाँ पे एक ओवम है ना, ऑलरेडी वहाँ पे सेकेंडरी oocyte वेट कर रहा होता है, तो इनका क्रॉस हो जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। द ओवम ऑल्सो रीचेज देयर एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट टेक्स प्लेस इन एट एम्पुलरी इस्थीमिक जंक्शन, राइट। जो स्पर्म होता है हमारे पास, उसका जो एक्रोसोम है वो क्या करता है? एक्रोसोमल रिएक्शन करता है और कुछ सर्टेन स्पर्म लाइसिन निकालता है, या बोल लो हार्मोन निकालता है। ओवम के बारे में अगर आप देखो पोलर बॉडी, जो मैंने आपको बताया था कि पोलर बॉडी निकलती है, ये है पेरीविटलिन स्पेस, कोर्टिकल ग्रैनुल्स, बीच में साइटोप्लाज्म है, यहाँ ये सेकेंडरी oocyte ही है अपना। आउटरमोस्ट लेयर इज कोरोना रेडियाटा, इनरमोस्ट लेयर इज जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, अब आपको समझ आएगा कि मैं क्या समझा रहा था, कि एक्रोसोम ऑफ स्पर्म अंडरगोज एक्रोसोमल रिएक्शन एंड रिलीज सर्टेन स्पर्म लाइसिन।
जो कि क्या करते हैं, एग के एनवलप को लोकली डिजोल्व कर देते हैं। लोकली मतलब अगर इतना बड़ा एरिया है तो उसमें सिर्फ इतना सा करेंगे जिससे कि वो अपना अंदर रास्ता बना ले पेनिट्रेट करके स्पर्म। अब इन्हीं के अंदर और भी एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, कुछ पॉलीमर्स को और डिजोल्व करते हैं। इंट्रासेलुलर स्पेसिस, ये देखिए, ये जो है यहाँ पर, यहाँ से स्पर्म आया, वो पहले हार्मोन निकालेगा, कोरोना रेडियाटा को पेनिट्रेट करेगा, फिर जोना पेल्यूसिडा को करेगा और अंदर पहुंच जाएगा। और अंदर पहुंचने के बाद ये जो है वो उसके पास ही और भी लाइजीन होते हैं जो कि इनको फिर से बंद कर देते हैं। अब आके दूसरा स्पर्म टक्कर मारते रहो, उसका कुछ नहीं होने वाला, एक स्पर्म अंदर चला जा चुका है और इसी से बस हमारा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, हमारे पास जाइगोट बनता है, जो कि जाइगोट में हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं एक्स और एक्स। जो स्पर्म हमारे पास आता है वो लेकर आता है एक्स और वाई। अब जो ये एक मिथ चलती आ रही है इंडिया में कि कोई कहीं अगर लड़का नहीं हो रहा होता है तो ये बोलते हैं कि ये जो लेडी है मतलब ये लड़का नहीं दे पा रही, लेकिन एक्चुअली ट्रुथ ये नहीं है। ट्रुथ ये है कि जो ह्यूमन मेल का जो गमीट है वो डिसाइड करता है लड़का होगा या लड़की। फीमेल के पास तो एक्स एक्स है ना, अब तुम्हारा जो गमीट है वो उसे जाके एक्स वाई देगा, यानी कि इसमें से जब फ्यूज हुआ तो एक्स वाई बन सकता है, राइट, यानी कि मेल। और एक्स एक्स तुम एक्स जाके तुम कंट्रीब्यूट करोगे तो तुम्हारी फीमेल बन जाएगी, वाई जाके तुम कंट्रीब्यूट करोगे तो तुम्हारा मेल बन जाएगा। ये तो मेल के ऊपर हुआ ना, तो ये एक गलत धारणा है, ठीक है। अब क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एक इनिशियल माइटोटिक डिवीजन जो हमने पीछे देखा था अभी कि वो अपनी माइटोटिक डिवीजन जो मियोसिस 2 है ये कंप्लीट कब करती है, ओवम जो है स्पर्म के आ जाने पर, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद से हमारे पास बनता है एक छोटा सा जाइगोट, जाइगोट बनता है। जाइगोट में दोनों मिलके एक सिंगल सेल बना देते हैं, एक सेल होता है, फिर वो डिवाइड होता है और उसके 1 से 2, 2 से 4, 5, यानी कि इस तरीके से ऐसे एक ये 2 बने, 4 बने, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये होते 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 डिवीजन इसमें। और ये क्या, जैसे डिवीजन स्टार्ट होती हैं ये एम्पुलरी रीजन से अपना यूट्रस की तरफ चलने लग जाता है। मान लीजिए ये इसका ओवरी है, ये इसका ये है, और ये यूट्रीन फंडस हमारे पास है और यहाँ भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वेजाइना है। तो अब आप देखिए कि यहाँ ये क्रॉस होता है और यहाँ से ये मल्टीप्लाई होता होता आगे चला जाता है यूट्रीन वॉल पे अटैच होने के लिए, ठीक है। तो इसी बीच इनका अपना बहुत तेज़ी से इनके सेल्स बढ़ते रहते हैं, माइटोटिक डिविजन्स होती रहती हैं, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16 डॉटर सेल बनते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो बनता है, जो एम्ब्रियो एक बनता है हमारे पास 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स वाला, ये हमारे पास जो सेल्स डिवाइड होनी शुरू होती है इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स या ब्लास्टुला, ठीक है। उसके बाद से जब ये 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स हो जाते हैं फिर ये बनता है मोरुला, ठीक है, विच कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट। पहले बनेंगे ब्लास्टोमियर्स, मोरुला, फिर ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो जो ब्लास्टोमियर ब्लास्टोसिस्ट में है वो एक आउटर लेयर में अरेंज हो जाते हैं, आउटर लेयर में अरेंज हो जाते हैं जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और एक इनर ग्रुप ऑफ सेल बनता है जो कि जिसको हम इनर सेल मास कहते हैं। ये सब किसके अंदर हो रहा है, ये सब हो रहा है जाइगोट के अंदर, सुनना ध्यान से, राइट। उसके बाद से हमारे पास जो इनर सेल मास होता है, इनर सेल जो मास होता है वो बनने लग जाता है। तो समझ जाइए कि अब टाइम फॉर आ गया है इम्प्लांटेशन। जाके वो जो हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट वाला है, ब्लास्टोसिस्ट जो हमारा है वो यूट्रीन वॉल पे या तो ऊपर ही ज़्यादातर जाके जुड़ जाता है, उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आते हैं, हमारे जाइगोट के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आते हैं जो कि उसको यूट्रीन कैविटी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जिनको हम कोरियोनिक विलाय बोलते हैं। कोरियोनिक विलाय जो कि यूट्रीन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से आसपास उनके होता है सब, वो जब कनेक्ट हो जाते हैं उसके बाद से अब क्या होता है कि प्लेसेंटा बनना शुरू होता है, ठीक है। प्लेसेंटा बनना शुरू होता है, जहाँ भी कनेक्ट हुआ है वहाँ से ही एक आउटग्रोथ निकलेगी अंदर से यूट्रस के और वो जुड़ जाएगी बेबी से, उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, जो कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूवल ऑफ CO2 कराता है एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल जितना भी एम्ब्रियो ने बनाया। अच्छा, जो प्लेसेंटा अंदर से निकला यूट्रस तक इसको हम प्लेसेंटा बोलेंगे, और आगे प्लेसेंटा के जो फीटस से अटैच है उसको हम उम्बिलिकल कोड बोलते हैं,
ठीक है। उम्बिलिकल कोड और प्लेसेंटा दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपको पता है कि नहीं है। अच्छा, अब लास्ट के कुछ हम पार्ट देखते हैं। देखो, जो अब मैंने पढ़ाया मैं आपको समझा भी देता हूँ। ओवरी, ओवरी से ये हुआ, यहाँ पे आके स्पर्म क्रॉस हुआ, राइट। उसके बाद से क्या होता है, फर्टिलाइज एक जाइगोट बन गया। डे 1 पे उसकी फर्स्ट क्लीवेज होगी, डे 2 पे उसकी 2 सेल स्टेट होगी, डे 3 से 4 पे उसकी 4 सेल स्टेज हो जाएगी। 8 सेल अनकॉम्पैक्टेड मोरुला, सबसे पहले क्या बनेगा हमारे पास, मोरुला। फिर हमारे पास डे 5 पे अर्ली ब्लास्टोसिस्ट, फिर लेट स्टेज ब्लास्टोसिस्ट जो कि हैच कर जाता है थोड़ा सा, और डे 8-9 पे इम्प्लांटेशन होती है। एग से निकलती हैं कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम कोरोनिक विलाई बोलते हैं। यूट्रस से अंदर से निकलकर आती है प्लेसेंटा जो कि यूट्रस के वॉल तक आ जाती है, बाहर निकल के फीटस से अटैच होती है, तो उसको हम बोलते हैं उम्बिलिकल कोड। प्लेसेंटा और उम्बिलिकल कोड अलग अलग चीज़ें हैं और इनको यूज़ किया जाता है। उम्बिलिकल कोड को बेसिकली मिनरल्स के लिए यूज़ करा जाता है, प्लेसेंटा को ऑक्सीजन तक पहुंचाने के लिए यूज़ करा जाता है। प्लेसेंटा के कुछ और भी काम हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्लेसेंटा के कुछ और काम भी हैं। प्लेसेंटा हमारे पास क्या करता है, एक एंडोक्राइन टिश्यू भी बन जाता है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है प्रेगनेंसी को रिटेन रखने के लिए। एंडोक्राइन हार्मोन्स को निकालता है, कौन कौन से, HCG जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी में आता है, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एक्सेट्रा। अच्छा, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, जो हमारा इनर सेल मास बना था वो डिफ्रेंशिएट करता है एक एक्टोडर्म में, एक्टो मतलब बाहर की लेयर, एक इनर लेयर एंडो में एंडोडर्म, और एक मिडल लेयर मीजोडर्म। इनसे ओरिजिनेट होके हमारे क्या बनते हैं, फर्दर ऑर्गन्स बनते हैं। ये हमने एनिमल किंगडम में मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म के बारे में पढ़ा था। अच्छा, जो इनर सेल मास होता है हमारे पास, इनर सेल मास यानी कि हमारे पास जो इनर सेल मास है किसमें, एम्ब्रियो में, उसके पास क्या होते हैं, स्टेम सेल होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स का क्या काम है, स्टेम सेल्स बताते हैं नॉर्मल वर्किंग मल्टीप्लिकेटिंग टिश्यूज को कि तुमको भाई तुझे ये वाला ऑर्गन बनाना है तो तू इस तरह के सेल बना, तुझे ये वाला ऑर्गन बनाना है तो तू इस तरह के सेल बना, ये सब वो सब बताते हैं। अच्छा, बाय द अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये हमारा ये टॉपिक पूरा हो गया है, आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा, मैंने हर चीज़ बोल के समझाई है बट आपको मैंने समझा दी है, ठीक है। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर अगर हम आते हैं तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन ट्रोफोब्लास्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन called chorionic villi that along with uterine wall form functional unit between developing embryo and maternal body called placenta. Placenta is attached with fetus with an umbilical cord, ये मैंने आपको बता दिया। Transport of food and oxygen to embryo, ये काम होता है। हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, सिंपली क्या होता है, फर्स्ट मंथ जो हमारे पास फर्स्ट मंथ है उसमें हार्ट ऑफ फीटस या हार्ट ऑफ बेबी बन जाता है। सेकेंड मंथ एंड में लिम्स बन जाते हैं। थर्ड मंथ एंड जिसको हम 12 वीक बोल लें, या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं पूरी प्रेगनेंसी में, यानी कि 3 महीने, 3 तो 3 9 मंथ, ट्राइमेस्टर हम बोलते हैं 3 महीनों को, ठीक है। इस एंड ऑफ थर्ड मंथ या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, हमारे पास मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं, मेजर ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं। अब क्या होता है कि जो ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ में फर्स्ट मूवमेंट आती है हमारे पास फीटस की, बेबी की, और उसके बाल आ जाते हैं सर पर, पेट में ही, आपने देखा होगा न्यूबॉर्न बेबी के बाल होते हैं। अच्छा, एंड ऑफ 6 मंथ जो होता है, यानी कि 24 वीक अगेन सेकेंड ट्राइमेस्टर, उसमें फाइन हेयर आ जाते हैं हेड पे, ठीक है। आईलिड्स जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, यानी कि आंखें खुल जाती हैं, आईलिड से सेपरेट, और फाइन हेयर सर पे तो आते ही आते हैं, आई लैशेज भी बन जाती हैं। आफ्टर दैट क्या होता है, 9 मंथ्स के बाद जितनी दिन बच्चा पेट में रहा 9 मंथ तक, इसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। यहाँ से लेके गेस्टेशन पीरियड है बर्थ से पहले तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, दीज ऑल आर इन गेस्टेशन पीरियड।
ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। अब क्या होता है? पार्चुरेशन, प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फुली डेवलप्ड फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन, जिसे हम देसी भाषा में डिलीवरी बोल देते हैं। ये जी डिलीवरी हो गई, है ना। अब क्या होता है? जब बेबी पूरी तरह डेवलप्ड है तो सिग्नल जो होते हैं पार्चुरेशन के लिए, डिलीवरी के लिए, कहाँ से ओरिजिनेट होंगे? फुली डेवलप्ड फीटस बताएगा भैया मैं तैयार हूँ बाहर आने को। वो प्लेसेंटा जो होती है, इंक्लूडिंग माइल्ड यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन, जो प्लेसेंटा होती है वो इंड्यूस करती है माइल्ड यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, प्लेसेंटा क्या कर रही है? फीटस और प्लेसेंटा मिलकर सिग्नल भेज रहे हैं और यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये ट्रिगर करती है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है, जिससे कि यूट्रीन मसल और स्ट्रॉन्गर यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। अब जब बहुत पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है यूट्रस की, तो एक स्टेज ऐसी आती है, बेबी बाहर पुश होने लगता है, होने लगता है, होने लगता है, होने लगता है, और वो फाइनली बाहर आ जाता है, यानी कि उसका पार्चुरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है लैक्टेशन की। लैक्टेशन में मेमरी ग्लैंड जो हमने पढ़ा था, उनमें मिल्क आ जाता है, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। पहला मिल्क कोलेस्ट्रम होता है, पहला गाढ़ा पीला दूध बोलते हैं इसको हिंदी में हम लोग। इसमें कोलेस्ट्रम होता है जो कि एंटीबॉडी बच्चे को, इनिशियल एंटीबॉडीज बच्चे को देता है, IgG एंड IgA। ये एंटीबॉडीज कोलेस्ट्रम इसको देता है और बच्चा लैक्टेशन पे काफ़ी टाइम तक निर्भर रहता है। कोलेस्ट्रॉम के बारे में हमने पढ़ लिया। मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज। और बस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई नो चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैंने आपको जितना पढ़ाया है उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसी के साथ हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए। मेरी गलती को अगर कोई दिखती है, नज़रअंदाज ना करके मुझे बताएं। आई विल फील वेरी गुड कि आपने मुझे बताया। मुझे इंस्टा पे फॉलो ज़रूर करें। यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे रियली बहुत खुशी हो रही है कि मैंने कल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डाला था 11th का, उस पर रिस्पॉन्स मुझे बड़ा अच्छा मिला है। मैं अपनी टीचिंग भी इम्प्रूव करूँगा। अभी की गलतियों को आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू रियली वेरी मच। God bless you, stay blessed, and goodbye.